दोस्तों लकी कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कोरोना के बारे में सहयोग करिएगा और घर पर ही रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम आरबीआई की साख नियंत्रण पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीआई द्वारा जो साख नियंत्रण लगाई जाती है, जिसके अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि आते हैं। ठीक है, हम इसका अध्ययन करेंगे। देखो, आरबीआई की साख नियंत्रण को दो भागों में बांटा गया है, एक मात्रात्मक साख नियंत्रण और एक गुणात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, मात्रात्मक साख नियंत्रण सबसे पहले मात्रात्मक का निर्धारण करेंगे। ठीक है, इसमें बैंक दर, सबसे पहले बैंक दर आती है। बैंक दर खुले बाजार की क्रियाएं और आनुपातिक कोष प्रणाली, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया, आनुपातिक कोष प्रणाली। ठीक, सबसे पहले आता है बैंक दर। सबसे पहले बैंक दर में आता है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लिविंग रेट। ठीक, जिसको बोलते हैं सीमांत लागत उधार दर। अब ये बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई सभी बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। इस पर क्या करता है? दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। ठीक, इसे पुनर्कटौती दर भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है पुनर्कटौती दर भी कहा जाता है। इसमें आधार वर्ष भी होती है। ठीक है, वर्तमान में, और इसे 2010 में शुरू किया गया था। आधार दर को लेते हैं बैंक द्वारा आरबीआई से लिया गया ऋण, जो बैंक द्वारा आरबीआई से या किसी बैंक द्वारा आरबीआई से लिया गया ऋण, प्लस बैंकों की परिचालन लागत और सीआरआर के बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये इसे बेस रेट हमने बोला, बेस रेट भी बोलते हैं बैंक दर को। बेस रेट और रेपो रेट में सम्मिलित होता है। बेस रेट प्लस रेपो रेट, जिसको सीमांत लागत उधार दर कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट आता है खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक, ये क्या होता है? यहाँ जो आरबीआई होती है, आरबीआई बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करता है। खुले बाजार में आरबीआई तरलता को नियंत्रित करने के लिए, तरलता को कंट्रोल करने के लिए सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, जब आरबीआई मनी को पब्लिक में देता है तो सिक्योरिटी अपने पास लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? कंट्रोल डिफ्लेशन होती है। डिफ्लेशन क्या होती है? कंट्रोल। अगर आरबीआई बाजार में मनी देता है और सिक्योरिटी अपने पास लेता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बॉन्ड वगैरह हैं वो अपने पास जमा करता है और मनी देता है, तो इससे क्या होता है? डिफ्लेशन कंट्रोल होती है। इसी का जस्ट उल्टा, आरबीआई पब्लिक से पैसे लेता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक को देता है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। ठीक, अगर आरबीआई पैसे लेता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, आरबीआई पैसे देता है तो डिफ्लेशन कंट्रोल होती है। ठीक है, और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तो तरलता से है। ठीक है, प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय होता है तरलता बाजार से आरबीआई की ओर चली जाती है। ठीक, इस प्रकार तरलता में कमी आती है और मांग में कमी आती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। इसी के साथ अगर सिक्योरिटी को खरीदती है तो तरलता आरबीआई से बाजार की ओर उन्मुख हो जाती है, जिससे तरलता में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है और डिफ्लेशन क्या होती है? कंट्रोल होती है। ठीक है, अब खुले बाजार को नियंत्रित करने के लिए दो टाइप अपनाए जाते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक, रेपो रेट को MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत सुविधा दर नियंत्रित करता है। ठीक, अब रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। जो भी बैंक हैं उन पर आरबीआई कैसा ऋण देता है? अल्पकालिक, कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए आरबीआई ऋण देता है तो वो बोला जाता है रेपो रेट। वर्तमान में रेपो रेट 4.4 है, जो कोरोना के चलते कम किया गया है। ठीक है, पहले ज़्यादा था, इसको कम किया जाता है।
अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो क्या होता है, आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने पर तरलता में कमी होती है, तरलता में कमी होती है, तरलता में कमी होती है, तरलता में कमी हुई तो मांग में भी कमी होगी, ठीक है, जिससे बैंक की सृजन क्षमता कम होगी, बैंक की साख सृजन क्षमता कम हो जाएगी, बैंकों को क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा क्योंकि लोग पैसे निकालेंगे, ठीक है, बैंकों को प्रॉफिट कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। अब इसी का उल्टा अगर आरबीआई रेपो रेट कम करता है, आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो तरलता में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी और मांग में भी वृद्धि होगी, साख सृजन क्षमता में भी वृद्धि होगी और प्रॉफिट बैंकों को अधिक होगा, जिससे कंट्रोल होगी डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कैसी होगी, कंट्रोल। रेपो रेट कम करने पर तरलता में वृद्धि, मांग में वृद्धि, साख सृजन क्षमता में वृद्धि, बैंकों को प्रॉफिट अधिक होगा और कंट्रोल डिफ्लेशन। रेपो रेट को बढ़ाता है तो तरलता में कमी, मांग में कमी, बैंकों के साथ सृजन क्षमता में कमी, प्रॉफिट में कमी और कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। ठीक, क्या है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में एमएसएफ और एलएएफ दोनों काम करते हैं, सीमांत शुद्ध दर और तरलता समायोजित सुविधा। एलएएफ का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, यह रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देता है। रेपो रेट में क्या था कि आरबीआई को बैंक अल्पकालिक के लिए उधार देता था, आरबीआई बैंकों को देता था। रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को देता था, अब रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई को उधार देते हैं, वो भी अल्पकालिक के लिए। इसमें बैंक अपने अतिरिक्त धन को दिन प्रतिदिन आधार पर आरबीआई में जमा करते हैं। बैंकों के पास जो भी स्टॉक होता है वो आरबीआई में जमा करते हैं, आरबीआई उनसे उधार ले सकता है, उसको ज़रूरत है किसी और को देने के लिए तो आरबीआई उससे उधार ले लेगा। ठीक, आरबीआई इस जमा पर ब्याज भी देता है लेकिन वो रेपो रेट से कम होता है। ठीक है, आरबीआई उससे देता है, ब्याज देता है, ठीक, तभी इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, मतलब आरबीआई द्वारा लिए गए ऋण पर आरबीआई ब्याज देता है। ठीक, ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है, ये हमेशा क्या होता है, रेपो रेट से कम होता है। ठीक है, इसे और ये वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 4% है। रिवर्स रेपो रेट कितना है, 4%, और रेपो रेट 4.4% निर्धारित किया गया है इस वर्ष। ठीक, इसे पार्किंग टू आरबीआई भी कहते हैं। पार्किंग टू आरबीआई मतलब आरबीआई में सुरक्षित रखना भी कहते हैं। ठीक, अगर आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट में कमी की जाती है तो तरलता में कमी होती है। तरलता में क्या होती है, कमी होती है। ठीक, तरलता में कमी होती है तो रेशियो भी कम हो जाता है। ठीक, और आरआर के मतलब रिवर्स रेपो रेट के तरलता में वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब एमएसएफ को भी जान लेते हैं। एमएसएफ क्या है, ठीक है, एमएसएफ इसे एक रात की उधारी कहते हैं, एक रात की उधारी कहते हैं। ठीक, जो रेपो रेट द्वारा बैंक ले सकते हैं या फिर आरबीआई भी ले सकता है, दोनों से ले सकते हैं। ठीक, ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं। आरबीआई जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है, उसी से ऋण प्राप्त कर सकती है। इस सुविधा का प्रयोग गैर वाणिज्यिक बैंक नहीं कर सकते, इसमें वो भी एक कंडीशन दे रखी है, गैर वाणिज्यिक बैंक इससे ऋण नहीं ले सकते और इससे आरबीआई भी नहीं ले सकती। ठीक है, एमएसएफ को मतलब सीमांत शुद्ध दर को पेनल्टी दर भी कहा जाता है। इसको क्या है, पेनल्टी दर किसको कहा जाता है, एमएसएफ को पेनल्टी दर। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, पेनल्टी दर। वर्तमान में ये 6.5 है, एमएसएफ वर्तमान में 6.5। ठीक है, अब एलएएफ
तरलता समायोजित सुविधा। ठीक, इसका संबंध रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों से होता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, आरबीआई एक दिन के लिए बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए एलएएफ का प्रयोग करती है। आरबीआई जो है एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए, अगर पूछा जाए कि आरबीआई कितने दिन के लिए एलएएफ से संपर्क करती है, तो वो एक दिन के लिए। ठीक है, और एलएएफ वर्तमान में 6.25% है, और ये कितना था, 6.5%। ठीक, 6.5% था, ये 6.25% है। ठीक, लेकिन जो एलएएफ है रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है। एलएएफ रिवर्स रेपो रेट कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, और ये उसके बराबर हो सकता है या कम होता है। ठीक है, आरएमएसएफ कम होता है या उसके बराबर हो सकता है। ठीक, एलएएफ में सभी बैंकें भाग ले सकती हैं। एलएएफ में सभी बैंकें भाग ले सकती हैं। इसमें 7 दिन के लिए प्रावधान होता है कि 7 दिन के अंदर इसे बैंक ले सकते, उधार ले सकते हैं 7 दिन के लिए। ठीक, लेकिन नरसिंघम कमेटी ने इसमें एक बदलाव किया, जिन्होंने कहा कि इसमें केवल एक दिन के लिए ही उधार दिया जा सकता है। कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए ही उधार दिया जा सकता है। इसमें एलएएफ द्वारा न्यूनतम उधारी 5 करोड़ ली जा सकती है। 5 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ से कम नहीं ली जा सकती, 5 करोड़ से ऊपर। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आनुपातिक कोष प्रणाली। आनुपातिक कोष प्रणाली, ठीक, इसे क्या कहते हैं, आनुपातिक कोष प्रणाली एक प्रकार का रिजर्व होता है जो बैंक या तो अपने पास रखता है या आरबीआई के पास। ठीक, आनुपातिक कोष प्रणाली में क्या होता है, कुछ सुरक्षित पैसा जो है वो बैंक अपने पास भी रख सकता है और आरबीआई के पास भी रख सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, सीआरआर और एसआरआर सम्मिलित होता है। सीआर कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात बोलते हैं इसको। सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात। एसएलआर का स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेट, सार्वधिक तरलता अनुपात। ठीक, अब सीआरआर होता क्या है, इसको जानेंगे। सीआरआर क्या है, सीआरआर एनडीटीएल का वह निश्चित भाग होता है जिसे बैंक आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से रखता है। ठीक, सीआरआर को बैंक अनिवार्य रूप से रखता है, किसके तहत, एनडीटीएल के तहत। ठीक है, वर्तमान में ये 3% है। सीआरआर कितना है वर्तमान में, 3% है। आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देता। आरबीआई इस पर बैंकों को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देता, लेकिन बैंक आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से रखता है। बैंक की ज़रूरत होती है कि आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में कुछ मुद्रा रखनी ही पड़ती है। ठीक, अगर आरबीआई सीआरआर में वृद्धि करती है, आरबीआई सीआरआर में वृद्धि करती है, ठीक, तो तरलता में कमी होगी, तरलता कम, ठीक, मांग कम, और साख सृजन क्षमता में भी कमी होती है। साख सृजन क्षमता में कमी होती है, महंगी मुद्रा नीति हो जाती है। जब सभी में कमी होती है तो क्या होता है, महंगी मुद्रा नीति हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। सीआरआर में मुद्रास्फीति को नियंत्रित भी किया जाता है और डिप्लेशन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, अब इसी के जस्ट उल्टा आरबीआई अगर इसमें कमी करती है, आरबीआई इसमें अगर कमी करती है तो तरलता में वृद्धि होती है, मांग में भी वृद्धि होती है, साख सृजन क्षमता में भी वृद्धि होती है, और सस्ती मुद्रा नीति होती है। उसमें क्या था, अगर वृद्धि करती है सीआरआर में तो सभी में कमी होती है। जैसे महंगी मुद्रा नीति होती है, इसमें सभी में अगर सीआरआर में कमी करती है तो तरलता में वृद्धि होती है, मांग में भी वृद्धि होती है, और साख सृजन क्षमता में वृद्धि होती है, सस्ती मुद्रा नीति होती है, और कंट्रोल डिप्लेशन होता है। ओके दोस्तों,
अब अगला है SLR, सार्वधिक तरलता अनुपात। ठीक है, यह भी NDTL का ही एक निश्चित भाग है। NDTL का एक निश्चित भाग है, ठीक, जो बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखता है। इसको भी बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखता है, इसको बैंक रखता है। CRR को क्या है, RBI और बैंक के पास रखना, दोनों के पास रखना जरूरी हो जाता है, लेकिन SLR के अंतर्गत केवल बैंक ही रखता है। ठीक, वर्तमान में ये 19.25% है। कितना है, 19.25%। ठीक, अब SLR जो है 3 रूपों में रखा जाता है। SLR गोल्ड के रूप में, ठीक, और सरकारी प्रतिभूति के रूप में, प्रतिभूति, और रुपया के रूप में। रुपया के रूप में 3 प्रकार रखता है, गोल्ड, सरकारी प्रतिभूति और रुपए के रूप में। ओके, अब जो बैंक होता है सबसे अधिक सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखता है। बैंक SLR को सरकारी प्रतिभूति के रूप में सबसे अधिक रखता है, क्योंकि बैंक को इससे फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं, इसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक भी सरकार को उधार दे सकता है। ठीक, वाणिज्यिक बैंकें जो होती हैं वो सरकार को उधार दे सकती हैं। ठीक, वाणिज्यिक बैंक इससे ब्याज प्राप्त करती हैं। ठीक, MSF और SLR प्रतिभूति का प्रयोग कर सकती हैं। SLR जो है MSF से सरकारी प्रतिभूति का प्रयोग कर सकती है। ठीक, इसे एक रात के लिए उधारी भी कहा जाता है। SLR को एक रात के लिए उधारी कहा जाता है। ठीक, यदि RBI SLR में वृद्धि करता है तो तरलता में कमी होती है। SLR में वृद्धि करने पर तरलता में कमी, साख सृजन क्षमता में कमी, महंगी मुद्रा नीति। जब सभी में कमी हो रही है तो इसमें महंगी मुद्रा नीति होगी और मुद्रास्फीति को ये कंट्रोल करेगा। ठीक, अगर SLR बढ़ाएगा तो मुद्रास्फीति नियंत्रित करेगा, SLR घटाएगा तो मुद्रा अपस्फीति नियंत्रित करेगा। ठीक है, कंट्रोल डिप्लेशन करेगा। ठीक, SLR में कमी करने पर तरलता में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी, साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी और सस्ती मुद्रा नीति आएगी। ठीक, और डिप्लेशन को कंट्रोल करेगा। ओके, अब अगला पॉइंट, अगला था हमारा गुणात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, गुणात्मक साख नियंत्रण, जिसको 4 टाइप में बांटा गया है। चयनात्मक साख नियंत्रण, साख की राशनिंग और नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही। ठीक, चयनात्मक साख नियंत्रण क्या होता है। ठीक, चयनात्मक साख नियंत्रण में विशिष्ट को ऋण लेने से रोकता है। ठीक, रोक सकता है या विशिष्ट वर्ग को कम ब्याज पर ऋण देता है। अर्थात अगर ऐसे कहें इसको डेफिनेशन टाइम में कि चयनात्मक साख नियंत्रण RBI किसी विशिष्ट व्यक्ति या कंपनी को बैंकों से ऋण लेने से रोक सकता है अथवा किसी विशेष वर्ग जैसे किसान, प्राथमिक क्षेत्र, उधारी को कम ब्याज पर ऋण देने की सलाह दे सकता है। ठीक है, जैसा विशिष्ट जो बोला मैंने, व्यक्ति या कंपनी को बैंक से ऋण लेने से रोक सकता है। मान लो हो सकता है वो डिफाल्टर हो या उसमें कोई कमी हो। ठीक है, तो उसको बैंक क्या करेगा, ऋण लेने से रोक देगा, भाई तुम ऋण नहीं ले सकते, तुम्हें हम ऋण नहीं दे सकते। ठीक है, और किसी ज़रूरतमंदों को जैसे किसान और प्राथमिक क्षेत्र में जो लघु उद्योग होते हैं उनको क्या है, ये ऋण देने की सलाह दे सकता है और ऋण दे सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है साख की राशनिंग। ठीक, इसमें क्या है, ऋण देने के लिए पक्षपात करता है। ठीक है, साख की राशनिंग के अंतर्गत RBI बैंकों को ऋण देने में पक्षपात कर सकता है। जिन बैंकों का निष्पादन अच्छा हो उन्हें ज़्यादा ऋण, जिनका निष्पादन कमज़ोर हो या जिनका NPA ज़्यादा हो उन्हें कम ऋण पर ब्याज दिया जा सकता है। ठीक है, अगर NPA अधिक है किसी का तो उसको ऋण नहीं दे सकता, क्योंकि वो वैसे ही जा रही है गड्ढे में, इसलिए उनको ऋण नहीं दिया जाएगा। और जिनका NPA अच्छा है, मतलब NPA उसके ऊपर कम है, उन्होंने लोन कम दिया है, तो उस पर क्या है, वो ऋण दे सकता है। ठीक है, लोन दे सकता है।
ठीक है। अगला है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव में बैंकिंग नियमों से अवगत कराया जाता है, ठीक है। नैतिक दबाव के अंतर्गत आरबीआई अपने बैंक अधिकारियों को सम्मेलन आयोजित कर उन्हें बैंकिंग नियमों से अवगत कराता है। क्या कराता है? अवगत कराता है कि बैंक में कौन नियम नए आए हैं, कौन पुराने हैं, उनको अवगत कराता है कि बैंक में जो भी नियम आते हैं उससे उनकी मीटिंग होती है और उसमें उनको पूर्ण रूप से अवगत कराया जाता है। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष कार्यवाही। ठीक, इसमें क्या है, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। ठीक, प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर या तो आरबीआई जुर्माना लगा सकता है या उनके ऊपर लाइसेंस रद्द कर सकता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि अगर कोई बैंक आरबीआई द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनका उल्लंघन करता है, मान लो कि कोई ऐसा इंसान है जिसको ऋण लेने की आवश्यकता है, उसका पूरा डाटा है, ठीक है, और वो उसे ऋण नहीं देता है या बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के बाद फिर भी कार्य करता है, तो उसका क्या किया जाता है, लाइसेंस रद्द किया जाता है। ओके दोस्तों, ये तो आरबीआई का साख नियंत्रण था। आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।